हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानश्री क्लासेस। गाइस, आज की ये जो क्लास है वो क्लास नंबर 7 है और रिलेटेड है पीजीटी एजुकेशन की यूनिट नंबर 2 से। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कल्चर एंड एजुकेशन। व्हाट इज़ द इंटर रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। तो संस्कृति और शिक्षा क्या है, इनके पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृति का अर्थ तथा परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। तो देखिए, संस्कृति का जो शब्द है वो बहुत ही प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता है। हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति वैसी है। क्या होता है बेसिकली मीनिंग? तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसका स्वरूप हर समय, हर पीरियड ऑफ टाइम पर चेंज होता रहता है। ठीक है, हर देश काल में उसके अनुसार बदलता रहता है। कल क्या संस्कृति थी, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही संस्कृति हो। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो संस्कृति का तात्पर्य होता है मानव निर्मित एक ऐसी भावात्मक संगठन या व्यवस्था जिसमें सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है, समझिएगा, उसके अलावा रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, धर्म, कला, विज्ञान, मशीन उपकरण, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं तथा वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अब बात समझिए, संस्कृति क्या है। इसमें ये तमाम चीज़ें आएंगी, जैसे कि रीति रिवाज क्या है मनुष्य के, सामाजिक रीति रिवाज क्या है, आचार विचार, वेशभूषा और उपकरण, धर्म, कला, ये सारी चीज़ें का कोरिलेशन, एक तरीके से समन्वय ही संस्कृति कहलाता है। और ये सभी चीज़ें क्या है, जो ऐसी चीज़ों को हम संस्कृति कह सकते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती हों, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तो वह संस्कृति कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आई। हम क्लियर मीनिंग तो संस्कृति को नहीं कि संस्कृति का मतलब ये होता है, ऐसे नहीं समझ सकते हैं। जो हमारा स्वरूप होता है, वेशभूषा होती है, उपकरण है, धर्म, कला, वे और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, ये सभी संस्कृति का अंग हैं। तो एक तरीके से इसका स्वरूप जो है विभिन्न देश कालों के अनुसार और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी संस्कृति से रिलेटेड। तो कल्चर क्या है? कल्चर इज रिलेटेड विथ पीपल, नेशन, डाइवर्सिटी, ट्रेडिशन, बिलीफ एंड एथेंसिटी। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे कल्चर के पार्ट्स हैं जो कल्चर को बनाते हैं। ठीक है, कल्चर बना होता है इन सारी चीज़ों से, किसी एक नेशन से, लोगों से, ठीक है, डाइवर्सिटी से, विभिन्नता से। तो ये सभी चीज़ मिल करके किसी एक संस्कृति को निर्मित करती हैं। अब देखिए आगे एक डेफिनेशन दी जा रही है जो टाइलर ने दी है। वो है संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, ठीक है, 2-3 टर्म्स को समझिएगा। क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं जो संस्कृति से रिलेटेड हैं? ज्ञान पहली बात हो गई, दूसरा विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, प्रथा, ये सभी चीज़ें क्या है, संस्कृति की अंग है, संस्कृति के पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी सभी प्रकार की क्षमताएं और आदतों का समावेश करता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई एक मनुष्य है जो समाज में जन्म लेता है। ठीक है, समाज में क्या क्या चीज़ें उसे मिलेंगी? ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, प्रथा, ये सारी चीज़ें तो उसे देखने को मिलेंगी समाज में। तो यही उसकी संस्कृति को निर्मित करती है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से संस्कृति समाज का अभिन्न अंग होती है और मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते उसको अडॉप्ट करता है। इतनी बात आपको समझ में आई। एक और डेफिनेशन है सदरलैंड एवं वुडवर्थ की। वो कहते हैं कि संस्कृति में कोई भी बात आ सकती है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, हमें कहते नहीं है कि हमें अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, हमें उसे अडॉप्ट करना है, हमें उस पर प्राउड फील करना है, उस पर गौरव वो फील करना है और करवाना है देश को भी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का गुण होना चाहिए संस्कृति में। तो आपको ये सदरलैंड एवं वुडवर्थ की परिभाषा में देखने को मिलेगा। अब देखिए भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, सबसे पहले क्या विशेषता आ जाएगी? प्राचीनता। प्राचीनता मीन्स एंशिएंट टाइम से हमारी संस्कृति चली आ रही है। आप देखिए पहले किस तरीके से भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन है। हम सब जानते हैं कि बहुत ही पुराने टाइम पीरियड से हमारी संस्कृति का जो धरोहर है हम वो सजो करके रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो क्या है, भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और गौरवपूर्ण है। यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अगर हम देखें तो ये विश्व की वन ऑफ द मोस्ट
ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो प्राचीनता इसकी एक विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता क्या है? ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का क्या मतलब होता है? मतलब संस्कृति एक ऐसी विशेषता है जिसके अंतर्गत दूसरी संस्कृतियों को भी समन्वित करने की गुण होता है हमारी भारतीय संस्कृति में। तो दूसरी संस्कृति के जो भी अच्छी बातें हैं या जो भी उसके गुण हैं उसको अडॉप्ट करना, उसको ग्रहण करना, यह भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से एक है। अब तीसरी विशेषता क्या है? विभिन्नता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश कैसा देश है? जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो हमारी संस्कृति की ये विशेषता ही तो हुई कि विभिन्नता में भी एकता है और सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। ये हमारा देश इसका एक अनुपम उदाहरण भी है। हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो भारत के विभिन्न प्रदेश में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एकता का मैसेज देती हैं लोगों को कि हाँ, किस तरीके से भारतीय संस्कृति विभिन्न होते हुए भी एकता का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक तरीके से ये भी हमारी डेफिनेशन हो गई, विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करेंगे विश्व बंधुत्व की भावना, ठीक है। यह भी एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ठीक है। हमारा जो श्लोक है आपको पता ही होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब इसमें सभी की सुखों की बात की जाती है, सभी लोग मनुष्य हैं, ठीक है। वो अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति में यह भी देखा जाता है कि हम एक भारत के नागरिक होने के साथ साथ विश्व के भी नागरिक हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से विश्व बंधुता की भावना का विकास करना सिखाया जाता है बचपन से। तो यह भी एक संस्कृति का ही विशेषताएं हैं, संस्कृति से ही रिलेटेड है हमारी। कर्म की प्रधानता, भारतीय संस्कृति में कर्म की प्रधानता को महत्व दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए और हमारी संस्कृति कहती है कि हमें फल की कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें कर्म करना चाहिए, अगर कर्म हमारे अच्छे होंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। इस तरीके की बात भारतीय संस्कृति में कही गई है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का क्या अर्थ होता है? जब सभी धर्मों और संप्रदायों का लक्ष्य एक ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो ये सहिष्णुता की विशेषता है, ठीक है। और महान सम्राट अशोक ने भी अपने प्रयाजनों को सलाह दी, अपने लोगों को सलाह दी कि वो एक दूसरे धर्मों का आदर करें, और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है, ठीक है। उन्हें प्रेम पूर्वक सुने, उनका धर्म क्या कहता है, क्योंकि सभी धर्मों में आंतरिक समानताएं होती है। तो एक तरीके से सहिष्णुता की विशेषता भी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से रिलेटेड है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। नाउ कल्चर एंड एजुकेशन, तो संस्कृति और शिक्षा किस तरीके से संबंधित हैं, अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन क्या है, इसको अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों पर संस्कृति का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जिस समाज की जैसी संस्कृति होती है, वहाँ के शैक्षिक उद्देश्य भी उसी बेसिस पर निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। जैसा मान लीजिए कोई एक समाज है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, ठीक है। तो वहाँ के जो शैक्षिक व्यवस्था होगी, वहाँ के जो विद्यालय होंगे, वहाँ पर उद्देश्य कैसे निर्धारित किए जाएंगे? प्रैक्टिकल बेसिस पे। वहाँ का पाठ्यक्रम कैसे होगा? प्रैक्टिकल होगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके उद्देश्यों पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे संस्कृति होती है, जैसे रहन सहन होता है, खान पान होता है और धर्म होता है, जिस प्रकार की संस्कृति का, उसी तरीके के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो यह संस्कृति का तो प्रभाव है शिक्षा पर। अब हम दूसरी बात करते हैं, शिक्षा पर पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है, मतलब शिक्षा का पाठ्यक्रम पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से करिकुलम डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दी कल्चर, ठीक है। अब मान लीजिए, चूँकि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है, यानी आप उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो करिकुलम डिसाइड करेगा। जैसा आपका करिकुलम होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं। तो एक तरह से ये साधन हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक समाज है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक समाज है जो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के, वहाँ पर प्रैक्टिकल बातों को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। हर लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको समझाओ, और बच्चे भी सोचते हैं कि किस तरीके से कैसे, ये सब क्वेश्चन उनके माइंड में ज़्यादा आता है। तो ये पूरा कर्म प्रधान और प्रैक्टिकल क्रिया पर आधारित समाज है।
अब क्या होगा, संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ेगा शिक्षा पर कि जो स्कूल हैं या जो भी विद्यालय हैं आसपास, वहाँ पर भी प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम रखे जाएं, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रखे जाएं, उनको बच्चों को करके सिखाने पर ज़्यादा बल दिया जाए। तो यह भी प्रभाव है संस्कृति का। अब तीसरी बात हम देखेंगे शिक्षण विधि पर संस्कृति का प्रभाव। शिक्षण विधि, वही इसी बात को आप रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई समाज सैद्धांतिक है, ठीक है, वहाँ पर बात ये जो है सिद्धांतों पर होती है, तो शिक्षण विधि सैद्धांतिक होनी चाहिए। अगर व्यवहारिक समाज है और तो संस्कृति व्यवहारिक है, तो वहाँ पर भी कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, यानी करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें शिक्षण विधि में सम्मिलित करनी चाहिए। अनुशासन पर संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ता है? एक तरीके से देखिए, समाज के जो विचार होते हैं, वहाँ का जो रहन सहन होता है, मूल्य होते हैं, भौतिक सभ्यता होते हैं, उनका अनुशासन पर प्रभाव पड़ता है। जो समाज जैसा होगा, उस जहाँ की संस्कृति जिस प्रकार की होगी, वहाँ के लोग उस प्रकार से ही अनुशासित होंगे। मान लीजिए कोई डेवलप समाज है, वहाँ पर संस्कृति क्या है, एक तरीके से, ठीक है, ओपन माइंडेड है सभी लोग और संकीर्णता नहीं है, तो ये क्या है, उनका अनुशासन भी क्या होगा, ओपन माइंडेड होंगे, वो लोगों को सबके जो भावनाएं हैं, सभी की जो बातें हैं, उसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रिजिडिटी नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है, जटिलता नहीं होगी वहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो एक तरीके से अनुशासन का पर प्रभाव भी पड़ता है संस्कृति के द्वारा, अगर हम देखें तो। उसके बाद अब देखिए शिक्षक व शिक्षार्थी पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक समाज का क्रियाशील सदस्य होता है, हम सब जानते हैं, और जिस पर क्या करती है, समाज की संस्कृति प्रभाव डालती है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो क्या करता है, अपने विचारों को, अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से समाज की संस्कृति से अवगत कराता है। क्या कार्य होता है एक टीचर का, जो भी समाज की संस्कृति है उसको अपने विचारों के माध्यम से, अपनी टीचिंग लर्निंग स्टाइल के मीडियम से टीच करता है लोगों को। तो एक तरीके से वो सशक्त माध्यम है शिक्षक कि किस तरीके से वो समाज की संस्कृति से बच्चों को अवगत कराए। तो यह भी एक प्रभाव है संस्कृति का शिक्षा पर। विद्यालय पर संस्कृति का प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे मैंने बात कही कि कोई भी एक समाज या संस्कृति प्रैक्टिकल होगी तो वहाँ के विद्यालय भी प्रैक्टिकल होंगे, और अगर सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल होगी तो वहाँ के विद्यालय में भी थ्योरेटिकल यानी पढ़ने पर या फिर कह लें किताबी नॉलेज पर ज़्यादा बल दिया जाएगा और ना कि प्रैक्टिकलिटी पर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किसी एक एग्जाम्पल के ज़रिए से कि शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसी को हम डिफरेंट वे में समझते हैं कि संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपने समझा। अब शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से एजुकेशन हमारी वो इन्फ्लुएंस करती है कल्चर को, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। नाउ संस्कृति का हस्तांतरित करने में सहायता करती है। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है कि जो अभी हमारे समाज की संस्कृति है, जिस भी प्रकार की है, वहाँ का रहन सहन जैसा है, ठीक है, खान पान जिस प्रकार का है और मूल्य जिस प्रकार के हैं, ठीक है, अगर संस्कृति भौतिक है या भौतिक है, जिस भी प्रकार की संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य शिक्षा का होता है, ठीक है। तो यह इसका सबसे प्रमुख प्रभाव है। कैसे, मान लीजिए जो भी कल कुछ हमको सुनने में आता है कि भारतीय संस्कृति बहुत ही ज़्यादा मूल्यों पर आधारित है, अनुशासित है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें आज कैसे पता। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति का गुण हो वो भी हम अडॉप्ट करें। क्यों? क्योंकि जो पिछली संस्कृति है उसकी नॉलेज हमें एजुकेशन के ज़रिए से हुई है, हमने पढ़ा है, उसके बारे में हमें शिक्षकों ने बताया है। तो शिक्षा का कार्य क्या है, संस्कृति को हस्तांतरित करना, ठीक है, टू हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो ये फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड समझेंगे, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, ठीक है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने का कार्य भी शिक्षा के माध्यम से होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी एक समाज में किसी विद्यालयों की स्थापना होती है तो वो किस बेसिस पे होगी, वहाँ के समाज की कल्चर के अकॉर्डिंग होगी कि जिस प्रकार की वहाँ की संस्कृति होगी उसी के बेसिस पर वहाँ पर विद्यालय निर्मित किए जाएंगे, ताकि जो भी संस्कृति है उस समाज की उसकी निरंतरता को बनाए रखा जाए, जो भी उसके वैल्यूज़ हैं उस कल्चर के, ठीक है, एथिक्स हैं, उन सबको बनाए रखा जाए। तो ये संभव है किसके ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से। तो एक तरीके से एजुकेशन का कार्य क्या है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है। इसके साथ ही साथ परंपरा को बनाए रखना शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। शिक्षा संस्कृति को
अंत नहीं होने देती। एक तरीके से शिक्षा क्या कार्य करती है कि संस्कृति को ख़त्म नहीं होने देती, किसी न किसी फॉर्म में वो कल उसका जो स्वरूप था, ज़रूरी नहीं कि उसी स्वरूप में आज हमारे सामने हो, उससे मॉडिफाई भी हो सकता है, उससे ज़्यादा परिवर्तित स्वरूप में भी हो सकता है। तो ये दूसरा इसका प्रभाव हो गया, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। अब हम देखेंगे संस्कृति के संरक्षण करना, टू प्रिजर्व कल्चर। देखिए, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, हम सब जानते हैं कि कोई भौतिक समाज होता है तो वहाँ पर भौतिक संस्कृति होगी, कोई अभौतिक समाज होगा तो वहाँ पर अभौतिक संस्कृति होगी। तो इस तरीके से समझिए, जिस प्रकार की संस्कृति होती है जहाँ की, और शिक्षा व्यवस्था भी उसी प्रकार की होती है। तो प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्टता होती है, तो और प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति को होती है। तो इसलिए आप समझिए कि शिक्षा इस कार्य में सहायता प्रदान करती है। कैसे? शिक्षा ही समाज की परंपराओं को, जो भी वहाँ के मूल्य हैं, ठीक है, और आदर्श हैं और कला आदि हैं, इन सबको किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा? इनका संरक्षण कैसे होगा? एजुकेशन के ज़रिए से, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बुक है, ठीक है, गीता है, तो गीता में जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी संस्कृति है, जिस भी प्राचीन काल की, तो वो गीता में संरक्षित है। तो वो भी तो एक ना एक किताब के फॉर्म में है। तो ये भी तो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि एजुकेशन प्रिजर्व कर रही है हमारी कल्चर को। तो टू प्रिजर्व द कल्चर, ये भी एक शिक्षा के ज़रिए से पूरा होता है। परंपराओं का सात्मीकरण, इसका क्या मतलब है? एजिमिनेशन ऑफ ट्रेडिशन। यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल परंपराओं को सुरक्षा करना है तो ये पूरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। परंपराओं का सात्मीकरण यानी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी संस्कृति के ट्रेड्स हैं, ठीक है, कल्चर के ट्रेड्स हैं, तो उनको लोगों में उतारना, ठीक है। अगर अच्छे ट्रेड्स हैं तो उनको ज़रूर लोगों को आत्मसात करना चाहिए, उनको अब खुद में उतारना चाहिए, उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। तो परंपराओं का सात्मीकरण ये किसके ज़रिए से संभव है? शिक्षा के ज़रिए से। शिक्षक के ज़रिए से हम समझा सकते हैं, कोई एक शिक्षक समझा सकता है कि किस तरीके से हमें प्राचीन संस्कृति को अपनाना चाहिए। नए सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रतिमानों का विकास भी शिक्षा के ज़रिए से होता है। मान लीजिए कोई एक प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, प्राचीन संस्कृति में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ संकीर्णता भी थी, लोग इतने अवेयर नहीं थे। तो अब जो संस्कृति होगी वर्तमान समय की, वो किसी प्रकार की होगी? स्वतंत्र रूप में होगी, ठीक है। उसका जो स्वरूप होगा वो स्वतंत्र होगा। तो नए सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का विकास करने भी किसके माध्यम से संभव है? शिक्षा के ज़रिए से। तो ये शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चर, सोशल पैटर्न्स, दीज आर रिलेटेड विथ एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन का ये इन्फ्लुएंस है संस्कृति पर यानी कल्चर पर। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हमने समझा है कि शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव है, संस्कृति का शिक्षा का क्या प्रभाव है, इन दोनों का इंटर रिलेशन क्या है, पारस्परिक संबंध क्या है, ठीक है। तो पूरा एक तरीके से हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कि किस तरीके से एजुकेशन एंड कल्चर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंटर रिलेटेड है। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।